Hello everyone, welcome class 11 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of commerce. As in the previous class, we have covered the complete topic of industries and now today we will proceed with the topic of commerce. Class, commerce जो है वो एक simple term नहीं है, it's a comprehensive term. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जब आप खुद देखोगे कि जो कॉमर्स का टॉपिक है वो कुछ ऐसा नहीं है कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपने लगा दिया ना आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया. इतनी छोटी टर्म नहीं है कॉमर्स. कॉमर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं. कॉमर्स के अपने सब पार्ट्स हैं जिसे आपको डिटेल में स्टडी करना है. तो आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉमर्स टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे. बट इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम पहले कॉमर्स का एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं. क्लास, कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. यस क्लास, कॉमर्स क्या चीज़ है? कॉमर्स एक वो कॉन्सेप्ट है, कॉमर्स वो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोड्यूसर्स मीन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. उनके बीच में जो लिंक एस्टैब्लिश करे उसे हम बोलते हैं कॉमर्स. उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स. कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज. ये मैंने ब्लू से अलग हाईलाइट किए बिकॉज ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है. जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉमर्स या आपको लेंथी क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, उसमें आपको कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देना है, तो ये वो डेफिनेशन है जो आपको अपने आंसर शीट में लिखनी है. Commerce refers to all those activities which help in the free flow of goods and services from producers to consumers. यानी कॉमर्स में वो सब एक्टिविटीज आती है, वो सब कुछ आता है जो हेल्प करता है. किस चीज में हेल्प करता है? कि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंच जाए? कंज्यूमर्स के पास. क्लास खुद देखो, जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो किसी अलग जगह प्रोड्यूस होते हैं, कहीं फैक्ट्री होती है, बट उसके कस्टमर्स डिफरेंट एरियाज में स्कैटर्ड होते हैं. अब टी को देख लो, टी जो असम में प्रोड्यूस हो रही है, दार्जिलिंग में प्रोड्यूस हो रही है, बट उसके जो कंज्यूमर्स है वो ऑल ओवर द कंट्री, इवन आउटसाइड द कंट्री है. तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर से उन गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाना, ठीक है, जो इतने स्कैटर्ड कस्टमर्स है वहां तक पहुंचाना, उन कस्टमर से कम्युनिकेट करना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हेल्प करती हैं in the free flow of goods and services from producers to consumers. उन एक्टिविटीज को हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? कॉमर्स. अभी भी कॉमर्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर नहीं हुआ. कॉमर्स को पढ़ने के लिए आपको उसके पहले दोनों पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना होगा. जब आप कॉमर्स के दोनों पार्ट्स यानी ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को जब आप डिटेल में स्टडी कर लोगे तब आपको इस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म का मीनिंग क्लियर होगा. ये पॉसिबल ही नहीं है क्लास कि हम इन दो पार्ट्स को पढ़े बिना कॉमर्स को समझें. अगर ऐसा कोई करता है तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इट्स इम्पॉसिबल. अगर आप कॉमर्स टर्म को डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको इसके दोनों पार्ट्स को पहले समझना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा. पहले पूरा टॉपिक जो ट्रेड है उसको समझो, एड्स टू ट्रेड को समझो. जब आप ये दोनों चीजें समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में कॉमर्स है क्या. ये जो हमने पढ़ा है तो सिंपल डेफिनेशन से एक इंट्रो है कि हाँ भाई अगर आपको एग्जाम में लिखना व्हाट इज कॉमर्स तो आप 1 मार्क्स में लिख सको. Is that clear class? So now without wasting time, let's proceed to the topic of trade. Yes class, let's understand the concept of trade now. ठीक है, ट्रेड समझते हैं हम. क्लास, ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ट्रेड मीन्स टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. आप एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में. यानी प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे, आप उन गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीद के आगे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो. अगर हम ट्रेड की सिंपल डेफिनेशन समझे तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड. चीज़ों का खरीदना बेचना ट्रेड है. बट अगर हम उसे इलैबोरेट करें तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है. क्लास, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स. सिंपल सी बात है, कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज ट्रेड. क्लास, यहाँ पे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ. सपोज करो क्लास, एक मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर है टी का जो है हमारे दार्जिलिंग में, बहुत बड़ी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरर की एंड वहाँ वो बहुत सारी टी प्रोड्यूस करता है. कंज्यूमर्स जो है दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. इंडिया के डिफरेंट पोर्शन में जो कंज्यूमर्स हैं. अब क्लास, मार्केटर यानी मैन्युफैक्चरर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल
कि वो एक एक इंडिविजुअल कस्टमर से खुद जाके अप्रोच करे। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक कस्टमर को खुद जाके अप्रोच करे, ठीक है। तो इसलिए वो बीच में क्या अपॉइंट करता है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये होते हैं ट्रेडर्स। इनका काम क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, एंड उन गुड्स को, जैसे होलसेलर उसने मैन्युफैक्चर से गुड्स खरीदे, होलसेलर ने रिटेलर को बेचे, रिटेलर ने डिफरेंट कस्टमर्स को जो है गुड्स सेल करे। तो आपने देखा जो ट्रेडर्स हैं उनका क्या काम हुआ, बाइंग, उन्होंने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, सेलिंग, उन्होंने सेल करा आगे, ट्रांसफर और एक्सचेंज। ट्रांसफर मतलब एक चीज को कहीं से उठा के दूसरी जगह भेजना, एक्सचेंज का मतलब क्या है, आपने गुड्स दिए उसके बदले क्या लिए, पैसे। एक्सचेंज समझते हो, व्हाट इज एक्सचेंज, कि आपने किसी को, मैंने अगर इस शॉपकीपर को पैसे दिए तो उसने मुझे क्या दिया, मार्कर, इट इज टर्म्ड एज एक्सचेंज। ये एक एक्सचेंज, आप क्लास 12 में मार्केटिंग में और डिटेल में पढ़ोगे। तो क्लास बेसिकली ट्रेडर्स का काम आप देख सकते हो क्या है, ट्रेडर्स का एक्चुअल में फंक्शन है ये इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्रोच इंडिविजुअल कंज्यूमर, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, एंड वो ट्रेडर्स को अपॉइंट करता है, जिसका काम क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं एंड आगे कहाँ तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक। तभी ट्रेड की डेफिनेशन बड़ी है, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर। यही तो काम है ट्रेड का, कि जो गुड्स प्रोड्यूस करें मैन्युफैक्चरर ने, उन्हें वहां से उठा के, खरीद के, उन्हें सेल करना, उन्हें ट्रांसफर करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द कस्टमर्स। भाई होलसेलर ने बल्क में मैन्युफैक्चरर से गुड्स ले लिए, होलसेलर ने आगे डिफरेंट रिटेलर्स को गुड दिए, रिटेलर्स ने आगे कस्टमर्स को गुड्स सेल करे। तो आप देख रहे हो गुड्स कैसे अवेलेबल कराए जा रहे हैं कस्टमर्स को, समझ रहे हो क्लास 1। तो मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हैं वो गुड्स को अवेलेबल कराया जा रहा है डिफरेंट कस्टमर्स तक, यही तो ट्रेड है। तभी ये 4 टर्म्स आती है, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफर और एक्सचेंज। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। अब क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको अपने आंसर शीट में जरूर मेंशन करनी है, अगर ये ट्रेडर्स ना हो ना बीच में, खुद सोचो, अगर ये ट्रेड ना हो, ट्रेडर्स ना हो बीच में, तो इस मैन्युफैक्चरर को खुद इंडिविजुअल कस्टमर्स को अप्रोच करना पड़ेगा। कितना टाइम लग जाएगा, कितना मतलब इम्पॉसिबल टास्क लगता है कि वो एक एक के घर जाके एक एक को कैसे अप्रोच करेगा। तो अगर ये ट्रेडर्स ना हो जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, तो मैन्युफैक्चरर कभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगा। आज मैन्युफैक्चरर लाखों यूनिट्स, करोड़ों यूनिट्स बनाते हैं मंथली, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडर्स हैं, वो ये गुड्स खरीद लेंगे और आगे कस्टमर तक पहुंचा देंगे। अगर मैन्युफैक्चरर को यही एक एक कस्टमर को खुद पहुंचाना हो तो वो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें पता है एक सिस्टम है, ट्रेडर्स उनसे सामान खरीदेंगे और आगे कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्लास, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल। मैन्युफैक्चरर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं अगर ट्रेडर्स नहीं हैं। ये ट्रेडर्स ही हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, होलसेलर उनसे बल्क में सामान लेते हैं, होलसेलर आगे रिटेलर को देते हैं, रिटेलर उन्हें कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? अब क्लास हम चलते हैं फर्दर टॉपिक पे, इलाबोरेट करते हैं ट्रेड को और by studying the different types of trade, or we can say the different categories of trade. Yes class, now let's discuss the different classification of trade. क्लास ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फ्लो चार्ट से आपका कंप्लीट टॉपिक जो भी है ट्रेड की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, वो पूरा टॉपिक एक ही ग्लांस में क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जाम से वहाँ पर टाइम कम होता है और हमें रिवीजन ज़्यादा करनी होती है, तो आप एक एक क्लास में पूरा टॉपिक ही रिवाइज कर सकते हो। क्लास ट्रेड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। पहले हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर, किसके अंदर, कंट्री के अंदर। तो इंटरनल ट्रेड के और भी नेम्स है, होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड एज द नेम सजेस्ट, इसका मीनिंग सिंपल है, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कैरिड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। यानी जैसे इंडिया है, उसकी अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इंडिया के अंदर जितना भी ट्रेड होगा,
इंडिया विद इन द बाउंड्री, इंडिया से बाहर ट्रेड नहीं हो रहा, आप इंडिया के ही बाउंड्रीज के अंदर जितना भी ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कंट्री के अंदर ही अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। एंड लर्न करना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इंटरनल से ही समझ आ रहा है कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर। अब क्लास इंटरनल ट्रेड की 2 कैटेगरीज होती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं क्लास? जब बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इन बल्क क्वांटिटी, बल्क समझते हो, इन लार्ज क्वांटिटीज, तो उसे हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। और वहीं पे जब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, तो उसे हम बोलते हैं रिटेल ट्रेड। मैं ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, होलसेल ट्रेड वो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, जबकि रिटेल ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होती है स्मॉल क्वांटिटी में। बट सिर्फ इतना ही नहीं है आपके सिलेबस का स्कोप, आपको थोड़ा सा एक स्टेप और पढ़ना है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में। क्लास हमने ये तो पढ़ लिया कि होलसेल ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क क्वांटिटी, जब आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत सारी यूनिट्स एक साथ आप परचेज या सेल कर रहे हो, वो हो गया होलसेल ट्रेड। लेकिन क्लास पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक्चुअल में होता क्या है, मैन्युफैक्चरर होता है, एम स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी में। व्हाट डज द होलसेलर डू? होलसेलर्स क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेते हैं। बल्क मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीद लेते हैं। उसके बाद वो होलसेलर्स उन गुड्स को रिटेलर्स को सेल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स। रिटेलर्स आप समझ सकते हैं जैसे शॉपकीपर्स होते हैं जो आपके घर के आसपास, ये रिटेलर्स हैं। तो होलसेलर बल्क क्वांटिटी में गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं एंड उन्हें रिटेलर्स को सेल करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा रिटेल ट्रेड पे आओ तो आपको होलसेल ट्रेड का समझ आ गया। होलसेलर का क्या काम है? टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क क्वांटिटी। उन्होंने मैन्युफैक्चर में एक साथ बल्क में सामान लिया और आगे रिटेलर्स को सेल कर दिया। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ये जो वर्ड है ना फाइनल कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेफिनेशन में इस वर्ड को मिस कर देते हो तो आप रिटेल ट्रेड की इनकम्प्लीट डेफिनेशन एग्जाम में लिख रहे हो एंड आपको मार्क्स भी इनकम्प्लीट मिलेंगे। फिर तो क्लास में हमेशा कहती हूँ हमारे वीडियो लेक्चर का फोकस 2 चीजों पे होता है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि कोई भी केस स्टडी है, कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, आप सही आंसर आइडेंटिफाई कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको आंसर्स में लिखनी है सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। तो क्लास रिटेल ट्रेड का क्या मतलब है? आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजम्पशन। अब समझो क्या है इसका मतलब। देखो क्लास, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदे बल्क क्वांटिटी में गुड्स, उसके बाद उसने डिफरेंट रिटेलर्स को वो सेल कर दिए। अब ये जो रिटेलर्स हैं, ध्यान से सुनना क्लास, अब ये जो रिटेलर्स हैं ये इन गुड्स को किसको सेल करते हैं? स्मॉलर क्वांटिटी में कंज्यूमर्स को। ठीक है, अब ये कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं गुड्स। कंज्यूमर्स कौन? जो फाइनल कंजम्पशन करे। कंज्यूमर्स आगे किसी को सेल नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स उस गुड्स को फाइनली कंज्यूम करेंगे, तभी हम वर्ड यूज करते हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन। समझ गए? तो होलसेलर वो है जो मैन्युफैक्चर से बल्क क्वांटिटी में सामान लेते हैं और फिर रिटेलर्स डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में सेल करते हैं। रिटेलर्स ने स्मॉल क्वांटिटी में सामान लिया एंड उसके बाद कंज्यूमर्स को सिंगल प्रोडक्ट, 2, जैसे मुझे मार्कर लेना है, मैं एक साथ 1 मार्कर ले लूंगी, 4 मार्कर्स ले लूंगी, बट मैं मार्कर्स को आगे सेल नहीं करूंगी, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं उस मार्कर को फाइनली कंज्यूम कर लूंगी। तो यानी जब रिटेलर ने मुझे गुड सेल किया, रिटेलर ने मुझे एज अ कंज्यूमर गुड सेल किया, तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए किया। मैं फाइनल कंज्यूमर हूं, मैं आगे उसको सेल नहीं कर रही। तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉलर क्वांटिटीज, क्योंकि रिटेलर मुझे छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स देगा, कंज्यूमर हम लोग जो रिटेलर से स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स खरीदते हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन। और जब रिटेलर कंज्यूमर को गुड देगा तो वो फाइनल कंजम्पशन होगी, कंज्यूमर उसे फाइनली कंज्यूम कर लेगा। अब अगर हम बात करते हैं क्लास एक्सटर्नल ट्रेड की, तो एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड। आपको नेम से ही समझ आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, यानी जब आप कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर ट्रेड करते हो,
आप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हो तो वो होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। Buying and selling of goods and services across the geographical boundaries of a country. Across means आप बाउंड्री के बाहर चले गए, आप बाउंड्री के बाहर जाके दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से ट्रेड कर लो। दैट इज बिटवीन 2 or more कंट्रीज, यानी आप 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर लो। एक्सटर्नल वर्ड आती समझो कंट्री से बाहर, आप बाउंड्री से बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, यानी उनसे कुछ खरीद रहे हो या उन्हें बेच रहे हो। एक्सटर्नल ट्रेड की 3 कैटेगरीज है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो काफी कॉमन टर्म है, आप सबको अच्छे से पता ही होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट क्या है? व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जब आप किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करते हो तो वो इंपोर्ट होता है। जैसे सपोज करो इंडिया ने यूएसए से कुछ कॉस्मेटिक्स परचेज करे, मेबलिन के कॉस्मेटिक्स परचेज करे, तो इंडिया ने यूएसए से सामान खरीदा, हमने सामान परचेज करा फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होते हैं? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री। अगर इंडिया ने सपोज करो स्पाइसेस सेल करे यूएसए को, हमने स्पाइसेस सेल करे यूएसए को, तो इसका मतलब क्या? हमने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। अब क्लासिक टर्म आती है एंट्रीपोर्ट, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, यानी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इंडिया के लिए नहीं, इंडिया में वो गुड्स यूज नहीं होंगे, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो ताकि आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सको। अब आप ये सोचोगे ऐसा हम क्यों करेंगे, हम क्यों गुड्स को इंपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें होता है क्लास प्रॉफिट मार्जिन। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज करो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूएसए है, ये जापान है, ठीक है। अब क्लास यूएसए और जापान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया, तो यूएसए और जापान के रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। आप यूएसए को जापान से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी, क्योंकि जापान तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, उनके पास मान के चलो ऑटोमेटिक रोबोट्स हैं, एंड जो यूएसए है उन रोबोट्स को खरीदना चाहता है। आप डायरेक्टली यूएसए एंड जापान डील नहीं करते क्योंकि उनके रिलेशंस टर्म्स इतने अच्छे नहीं है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जापान से इंपोर्ट करे और इंपोर्ट करके यूएसए को क्या कर दे? एक्सपोर्ट। तो इंडिया ने जापान से इंपोर्ट करा और वो रोबोट्स लेके यूएसए को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। और इंडिया ने बीच में रखा मार्जिन। अगर मैं आईएनआर में बात करूं, इंडियन करेंसी में बात करूं, तो सपोज करो इंडिया ने जापान से जब इंपोर्ट करा, खरीदा, तो सपोज करो 20 करोड़ का सामान इंपोर्ट करा। कितने का सामान इंपोर्ट करा? 20 करोड़। अब इंडिया इस सामान को यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिया ये सामान जापान से खरीद के और यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो इसे एक्सपोर्ट करे 25 करोड़ में। तो जो 5 करोड़ है वो इंडिया का क्या हो गया? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एंट्रीपोर्ट कोई कंट्री क्यों करती है, क्यों कंट्री किसी से सामान इंपोर्ट करती है एंड खुद यूज नहीं करती और उस सामान को एक्सपोर्ट कर देती है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? क्लास ये बिजनेस है, पैसा कमाना मेन मोटिव है। तो अगर कोई कंपनी एंट्री पोर्ट भी कर रही है, कोई कंट्री एंट्री पोर्ट कर रही है कि कहीं से सामान इंपोर्ट करके उसे एक्सपोर्ट कर रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया ने जापान से इंपोर्ट करा 20 करोड़ में, इन रुपीज 20 करोड़, एंड उसको जब एक्सपोर्ट करा यूएसए को तो 25 करोड़ में करा, ताकि 5 करोड़ का इंडिया को क्या हो गया? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर क्लास? तो ये कंप्लीट टॉपिक है ट्रेड का, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। हमने इंटरनल की 2 कैटेगरीज डिस्कस करी, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। यहाँ पे आप ये बस ये फ्लो चार्ट जरूर समझना कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर बल्क क्वांटिटी में परचेज करता है, देन वो डिफरेंट रिटेलर्स को सेल करता है, एंड रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को गुड सेल करता है इन स्मॉल क्वांटिटी, और वो जब कंज्यूमर को गुड सेल करता है तो वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। इज दैट क्लियर क्लास? तो आई होप जो ट्रेड का टॉपिक है ये आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया है। अगर इसमें क्लास आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।